नमस्कार। लूसेंट प्लस वर्कबुक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है डे 39 लूसेंट का लेक्चर नंबर 39। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहांगीर को पढ़ा था। इस लेक्चर में हम जहांगीर को कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ शाहजहां के बारे में भी जानकारी देखेंगे। तो एक नज़र इसकी वर्कबुक पर डाल लेते हैं। आप में से जितने लोग शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से अब समझते हैं कि इस वर्कबुक का क्या महत्व है। इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी लोग जुड़े हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और डे 1 से इस प्रोग्राम को आप शुरू करिए। लूसेंट को पेज नंबर 1 से पढ़ना शुरू करिए और नोट्स बनाइए और रैंडम टेस्ट के लिए आप इस वर्कबुक का इस्तेमाल करिए। तो आरंभ करते हैं। कल हमने जहांगीर के बारे में देखा कि कैसे वो गद्दी पर बैठा और क्या शुरुआत में खुसरो का विद्रोह, न्याय की जंजीर, फिर मुगल मेवाड़ संधि से लेकर तमाम चीजें। अब आप देखिए कि शुरुआती जो 4-5 पैराग्राफ हैं, इसमें उन लोगों का जिक्र है जो जहांगीर के जीवन में महत्वपूर्ण थे, उसके प्रशासन में महत्वपूर्ण थे, या ये कहिए कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है। तो उनमें आसफ खां हैं, उसमें गयास बेग हैं, उसमें अस्मत बेगम हैं, मेहरुनिसा तो है ही, उसमें शहरयार है, उसमें महाबत खां हैं। तो इन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। मिर्जा गयास बेग मेहरुनिसा के पिता थे, यानी कि नूरजहां के पिता थे, और जहांगीर ने न सिर्फ उनको दरबार में उच्च पद दिया था, उनको शाही दीवान बनाया था, अर्थात आय व्यय का मंत्री बनाया था, राजस्व मंत्री, बल्कि उनको एतमाद उद दौला का खिताब भी दिया था। उनकी मृत्यु के बाद एतमाद उद दौला का मकबरा उनकी पुत्री नूरजहां ने आगरा में बनवाया, और वो पहली ऐसी इमारत थी मुगल काल में जो पूरी तरीके से संगमरमर से बनी हुई थी और उसके ऊपर रत्नों से पच्चीकारी की गई थी, जिसको कि पित्राद्युरा कहते हैं। आसफ खां गयास बेग का पुत्र था और जहांगीर के शासनकाल में उसको भी उच्च पद और उच्च मनसब प्राप्त हुए थे। और आसफ खां ने अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह राजकुमार खुर्रम के साथ कर दिया था। राजकुमार खुर्रम आगे चल करके शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठेंगे और अर्जुमंद बानो बेगम ही मुमताज महल है, जिनकी याद में ताजमहल बनेगा। इसके अलावा मेहरुनिसा तो आप पढ़ ही चुके हैं पहले, नूरजहां। मेहरुनिसा का जब जहांगीर से विवाह हुआ, उससे पहले उनका एक विवाह हो चुका था और उस विवाह से एक पुत्री थी, लाडली बेगम, जिनका विवाह जहांगीर के दूसरे पुत्र शहरयार से हुआ था। आगे चल के हम देखेंगे शहरयार और खुर्रम के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होगा, जिसमें शहरयार पराजित हो जाएगा। इसके अलावा अस्मत बेगम का एक परिचय ये कि मेहरुनिसा या नूरजहां की माता थी, और जब तक वो जीवित रहीं तब तक वो और गयास बेग जब तक जीवित रहे तब तक नूरजहां की महत्वाकांक्षा पर थोड़ा नियंत्रण रहा। दूसरा परिचय ये कि गुलाब से इत्र बनाने का उन्होंने विधि भी खोजी थी। महाबत खां जहांगीर की सेना का कमांडर था, सेनापति था, और उसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। हालांकि बाद में पराजित हो गया था, जहांगीर ने उसको माफ भी कर दिया था। तो ये कुछ प्रमुख लोग थे जो जहांगीर के जीवन में थे, या हम कहें कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इन सब के बारे में जानकारी है। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसको शहादरा लाहौर में दफना दिया गया, वहीं उसका मकबरा है। मुगल सम्राट और उनके मकबरे महत्वपूर्ण हैं। बाबर काबुल में, हुमायूं दिल्ली में, अकबर आगरा के पास सिकंदरा में, और जहांगीर शहादरा में। तो मकबरे आप देख लीजिए सभी मुगल शासकों के। जहांगीर के शासनकाल में जो कला और स्थापत्य है, तो जहांगीर की स्थापत्य कला में कुछ खास रुचि नहीं थी। उसने ये किया कि अकबर कालीन कुछ बिल्डिंग्स को दोबारा से निर्मित करवाया। खासतौर पर उसने संगमरमर का प्रयोग शुरू किया। अकबर के लाल पत्थर की कुछ इमारतों को उसने संगमरमर लगवाना शुरू किया।
लेकिन जहांगीर का जो शासनकाल है वो चित्रकला को लेकर के अपने चरम पर है। अगर हम कहें कि जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। खुद जहांगीर की दिलचस्पी चित्रकला में बहुत ज्यादा थी। जहांगीर दावा करता है अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में कि यदि कोई चित्र एक से अधिक कलाकारों ने मिलकर के बनाया है तो जहांगीर बता देगा कि कौन सा पार्ट किसने बनाया है। यहाँ तक कि अगर किसी एक चित्रकार ने कोई आंख बनाई है और दूसरे चित्रकार ने भौहें बनाई हैं तो जहांगीर ये भी बता देगा कि भौं किसने बनाई है और आंख किसने बनाई है। तो चित्रकला में इस कथन से उसकी दिलचस्पी जाहिर होती है। उसके दरबार में आगा रजा मशहूर चित्रकार था जिसके सुपरविजन में, जिसके अधीक्षण में जहांगीर ने आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना करी थी। सबसे पहले जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के मुगल काल में सबसे पहले जहांगीर ने जारी किए थे। निसार चांदी का सिक्का था जो रुपए के चौथाई के बराबर होता था। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन उसके समय के प्रमुख कलाकार थे। मंसूर अकबर के समय में भी प्रसिद्ध था। उपाधि मिली थी नादिर अल उस और नादिरुज्जमा। संस्कृत के कवि जगन्नाथ को जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि दी थी। तो ये सब चीजें, इत्मादुद्दौला, पित्रादुरा, ये सब मैंने आपको बता दिया है। प्रयाग प्रशस्ति जो आपको याद होगा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने लिखी थी, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में, जो मूलतः एक अशोक स्तंभ था, उसके ऊपर जहांगीर का भी एक लेख प्राप्त होता है। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था और जहांगीर के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने भारत आना शुरू किया। चाहे कैप्टन हॉकिंस हो, चाहे टॉमस रो हो, चाहे एडवर्ड टेरी हो या विलियम फिंच हो। जब हम यूरोपियन कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसको देखेंगे। भारत में तंबाकू की खेती भी सबसे पहले जहांगीर के शासनकाल में ही आई। वैसे तंबाकू को भारत में पुर्तगालियों ने इंट्रोड्यूस किया था और पहली बार मराठे भी मुगल सेवा में जहांगीर के समय में ही आए। उनको मुगल मनसबदारी व्यवस्था में लिया गया। दरअसल जहांगीर दक्षिण भारत में जो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के स्वतंत्र राज्य थे तो उनके विरुद्ध मराठों का प्रयोग करना चाहता था। शाहजहां 1627 से 1657। देखिए, आप क्रम तो याद करेंगे ही कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब जो मुगल शासक हैं। और कभी कभी प्रश्न सिर्फ ये नहीं आता कि क्रम क्या था, कभी कभी सर्वाधिक लंबा शासनकाल या 4 शासकों के नाम दे दिए आपको कि हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां और अकबर, कि इनमें सबसे छोटा शासनकाल किसका था। तो आप इस तरीके से भी देख लेंगे कि कब से कब तक। तो शाहजहां थोड़े से विवाद के बाद, अर्थात शहरयार ने अपना दावा पेश किया सिंहासन पर, नूरजहां उसका समर्थन कर रही थी, लेकिन आसफ खां की मदद से राजकुमार खुर्रम शाहजहां के तौर पर शासक बनने में कामयाब रहा। शाहजहां की माता राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी और खुर्रम का विवाह, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे हम जानते हैं मुमताज महल के नाम से। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर का पद दिया, प्रधानमंत्री बनाया और खाने खाना की उपाधि थी। नूरजहां को सक्रिय राजनीति से रिटायर कर दिया गया, 2 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी गई और लाहौर भेज दिया गया। ताजमहल, जिसके आर्किटेक्ट ईसा माने जाते हैं और जो मुख्य स्थापत्य कलाकार हैं मिस्त्री उस्ताद अहमद लाहौरी, इसके अलावा मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। तख्ते ताउस, जिसको बाद में नादिर शाह भारत से लूट करके ले गए। पित्रादुरा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। जैसे जहांगीर का शासनकाल चित्रकला के लिए स्वर्ण युग है, ठीक उसी प्रकार से स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो शासनकाल है शाहजहां का, वो स्वर्ण युग माना जाता है। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, पूरा शाहजहानाबाद, दिल्ली की जामा मस्जिद, ये सब उसने निर्माण करवाया।
राजनीतिक तौर पर उपलब्धि थी अहमदनगर का विलय कर लेना। हालांकि बीजापुर और गोलकुंडा को शाहजहां नहीं जीत पाया और 1638 में उसने अपनी राजधानी को आगरा से नवनिर्मित शाहजहानाबाद में शिफ्ट किया, दिल्ली। आगरा की जामा मस्जिद शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने बनवाई थी। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर मीर हासिम। बड़े आसान से प्रश्न आते हैं, लेकिन हाँ फैक्ट हैं, बहुत सारे नाम हैं, मिलते जुलते हैं, तो इनको सावधानी से आपको अलग अलग करना पड़ता है। कौन जहांगीर के दरबार में था, कौन शाहजहां के दरबार में था। संगीतज्ञ थे लाल खां, जिन्हें गुड़ समुंदर की उपाधि दी गई थी। जगन्नाथ कवि थे, जो महाकवि राय की उपाधि। इस तरीके से शाहजहां के जो पुत्र थे, दारा सिकोह, औरंगजेब, सुजा, मुराद, इनमें दारा सिकोह सबसे बुद्धिजीवी प्रकार का था। उसने उपनिषदों का अनुवाद करवाया था, रामायण का अनुवाद कराया था। सर ए अकबर के नाम से उसने महान रहस्य उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा सिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला साहब बदख्शी का शिष्य था, तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। फ्रांसवा बर्नियर दारा सिकोह का चिकित्सक था। शाहजहां की पुत्री जहांआरा शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी उन्होंने, मुनिस अल अरवाह के नाम से। जहांआरा भी दारा सिकोह की तरह कादरी सिलसिले के मुल्ला साहब बदख्शी की शिष्या थी। शाहजहां ने एक कॉलेज बनवाया, दारुल बरका, दिल्ली में। और सितंबर 1657 शाहजहां के अंतिम दिन अच्छे नहीं बीते। उसके चारों पुत्रों के बीच में सत्ता के लिए उसके जीवित रहते ही उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। ऐसा नहीं था कि मुगल उत्तराधिकार के लिए संघर्ष नहीं होता था। हुमायूं से लेकर के शाहजहां तक सबके गद्दी पर बैठते समय कुछ ना कुछ विवाद थे। कभी कभी वो विवाद रक्त रंजित भी हो जाते थे, लेकिन वो सब उनकी मृत्यु के बाद। लेकिन शाहजहां के जीवन काल में ही उसके चारों पुत्रों में आपस में लड़ाई हुई। सुजा, जो कि बंगाल का गवर्नर था, 1657 में उसने आगरा की तरफ सेना के साथ प्रस्थान किया, लेकिन बनारस के पास बहादुरगढ़ में वो पराजित हुआ शाही सेना से। लेकिन औरंगजेब ने गठबंधन किया मुराद के साथ और धर्मत के युद्ध में उसने दारा सिकोह को पराजित किया। यहां तक की जानकारी आप देखिए, यहां पर है। इसके बाद सामूगढ़ का युद्ध होगा, देवराई घाटी का युद्ध होगा, खजुआ का युद्ध होगा, ये सब और औरंगजेब, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।